नमस्ते। आज हम अंग्रेजी के कुछ दिलचस्प शब्दों और मुहावरों पर थोड़ी बातचीत करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास कुछ नोट्स हैं, शायद फ्लैश कार्ड्स जैसे, जिनमें ये शब्द और उनके मतलब दिए गए हैं। तो हमारा मकसद क्या है? भाई इन शब्दों और वाक्यांशों को समझना, अपनी वोकैबुलरी मतलब शब्द भंडार को थोड़ा बढ़ाना। और साथ ही देखना कि भाषा कितनी मजेदार हो सकती है ना? बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि जानकारी आसानी से समझ आए, कुछ नई बातें पता चले और थोड़ी हंसी मजाक भी हो। हाँ, एक तेज तरीका जानकारी हासिल करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ खास शब्दों पर गौर करते हैं, फिर कुछ मुहावरों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। पहला शब्द है इनफैलिबल। नोट्स में इसका मतलब है गलतियां करने में असमर्थ या अचूक। हाँ, इनफैलिबल मतलब जो कभी गलती ना करे। पर सोचने वाली बात है, हाँ, क्या वाकई कोई या कुछ भी पूरी तरह इनफैलिबल हो सकता है? मुश्किल सवाल है। ये शब्द अक्सर पूर्णता के विचार से जुड़ा होता है, किसी व्यक्ति के लिए या सिद्धांत या आजकल तो टेक्नोलॉजी के लिए भी। अच्छा। लेकिन असल जिंदगी में हमेशा अचूक होना ये एक बहुत ऊंचा मानक है, शायद एक आदर्श स्थिति ज्यादा है। सही कहा। अगला शब्द है पेनेसिया। पेनेसिया। पेनेसिया, हाँ। नोट्स कहते हैं सभी कठिनाइयों या बीमारियों का समाधान। हर मर्ज की दवा या हर मुश्किल का हल। क्या सच में ऐसी कोई चीज होती है? देखिए, ये शब्द एक रामबाण या जादुई समाधान जैसा है। जैसे कोई कहे कि शिक्षा हर सामाजिक समस्या का पैनासिया है। हाँ, कहते हैं लोग। पर असलियत में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का कोई एक आसान हल नहीं होता, है ना? सही बात है। तो पैनासिया अक्सर एक उम्मीद है, एक आदर्श, असलियत में मिलना लगभग नामुमकिन। अच्छा, मतलब ये ज्यादातर एक कंसेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्द है एमेच्योर। एमेच्योर, हाँ। नोट्स में लिखा है एक व्यक्ति जो न तो बहुत अनुभवी है और न ही पेशेवर, मतलब शौकिया। हाँ बिल्कुल, जो कोई काम अपने शौक के लिए करता है, पैसे या प्रोफेशनलिज्म के लिए नहीं। इसमें अक्सर अनुभव या फॉर्मल ट्रेनिंग की कमी का भाव होता है, जैसे शौकिया फोटोग्राफर। अच्छा, तो ये प्रोफेशनल का उल्टा हुआ। हाँ, विलोम है, लेकिन ये नॉविस यानी नौसिखिए से थोड़ा अलग है। एमेच्योर का पैशन हो सकता है, नॉविस तो शायद बस शुरू कर रहा है। ये अंतर समझना जरूरी है। अच्छा, अब ये शब्द साइनोशोर। साइनोशोर, हाँ। नोट्स कहते हैं व्यक्ति या वस्तु जो ध्यान का केंद्र है, आकर्षण का केंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हों। ऐसा क्यों होता है? मतलब कुछ चीजें या लोग क्यों ध्यान खींच लेते हैं? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। सोचिए किसी पार्टी में कोई बहुत फेमस हस्ती आ जाए। हाँ। या किसी म्यूजियम में कोई बहुत कीमती हीरा रखा हो। हाँ, कोहिनूर जैसा। एग्जैक्टली, वो उस माहौल का सिनोशौर बन जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे हमारा ध्यान सामूहिक रूप से एक पॉइंट पर फोकस हो जाता है। समझ गई। अगला शब्द थोड़ा गंभीर है, यूथनेशिया। नोट्स में इसका अर्थ है पीड़ा से राहत देने के लिए रोगियों को दी जाने वाली दर्द रहित मौत। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और नैतिक रूप से जटिल विषय है। तो शब्द का मूल अर्थ समझना जरूरी है। किसी की असहनीय पीड़ा को खत्म करने के इरादे से जानबूझकर दर्द रहित तरीके से जीवन समाप्त करना। मतलब मकसद पीड़ा से मुक्ति है। हाँ, जैसा नोट्स में लिखा है, इस पर दुनिया भर में कानूनी और नैतिक बहस चलती रहती है। बिल्कुल। अच्छा, आगे है होमोजेनस। होमोजीनियस, इसका अर्थ है सजातीय, यानी एक ही प्रकार की और एक ही आयामों वाली चीजें, सब कुछ एक जैसा। हाँ, ये शब्द साइंस में काफी इस्तेमाल होता है, जैसे कोई मिक्सचर है जो पूरी तरह एक समान मिला हुआ है। ओके। समाजशास्त्र में भी यूज होता है, जैसे किसी ग्रुप के बारे में बात करना जिसके सदस्य कल्चरली या नस्लीय रूप से एक जैसे हों। लेकिन यहाँ ये सोचना भी जरूरी है कि क्या पूरी तरह होमोजेनिटी हमेशा अच्छी होती है? अच्छा पॉइंट है। अक्सर विविधता यानी हेट्रोजेनिटी भी उतनी ही जरूरी होती है ना, चाहे प्रकृति हो या समाज। हाँ, ये तो है। अगला शब्द है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी, नोट्स कहते हैं एक व्यक्ति जो दूसरे के साथ उसी उम्र में जी रहा हो या समकालीन। हाँ, मतलब एक ही समय में मौजूद होना या रहना। जैसे हम कहते हैं कि गालिब और ज़ौक़ समकालीन शायर थे, कंटेम्प्रेरी थे। अच्छा, ओके। ये हमें इतिहास को समझने में मदद करता है। कौन सी हस्तियां या घटनाएं एक ही दौर में हुई। सिर्फ लोगों के लिए नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। विचारों, आर्ट स्टाइल्स या घटनाओं के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कंटेम्प्रेरी आर्ट, कंटेम्प्रेरी इश्यूज। समझ गए, ठीक है। एक और शब्द है जियोलॉजिस्ट, भूविज्ञानी। जियोलॉजिस्ट, हाँ। नोट्स के अनुसार
वह व्यक्ति जो पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करता है। ये एक्सपर्ट्स हमारी पृथ्वी की कहानी पढ़ते हैं, चट्टानों, खनिजों, फॉसिल्स, धरती की परतों का अध्ययन करके। वो हमें बताते हैं कि पहाड़ कैसे बने, भूकंप क्यों आते हैं, मिनरल रिसोर्सेज कहाँ मिल सकते हैं। अच्छा। और हमारे ग्रह का करोड़ों साल का इतिहास क्या रहा है। इनका काम सिर्फ एकेडमिक नहीं, बहुत प्रैक्टिकल भी है। वाकई दिलचस्प। अगला शब्द है एलिटरेशन। अनुप्रास अलंकार। हाँ, एलिटरेशन। नोट्स में परिभाषा है, एक पंक्ति में 2 या 2 से अधिक शब्दों में प्रारंभिक ध्वनि की पुनरावृत्ति। यह भाषा को म्यूजिकल और यादगार बनाने का एक तरीका है। जैसे कवि और लेखक खूब इस्तेमाल करते हैं। जैसे अंग्रेजी में पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। हाँ, इसमें प ध्वनि बार बार आ रही है। बिल्कुल। हिंदी में भी होता है, जैसे चंदू के चाचा ने वाला। हाँ, ये सिर्फ कविताओं में नहीं, एड्स के स्लोगन्स या ब्रांड नेम्स में भी होता है। अच्छा, ताकि जुबान पर चढ़ जाए। हाँ, ध्वनि का खेल है जो शब्दों पर जोर देता है। समझ गए, ध्वनि की पुनरावृत्ति। आगे है ऑडिटर, लेखा परीक्षक। ऑडिटर, नोट्स कहते हैं वह व्यक्ति जो आधिकारिक तौर पर खातों की जांच करता है। इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में। कैसे? ऑडिटर ये पक्का करते हैं कि किसी कंपनी या संस्था के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सही हैं, सटीक हैं और नियमों के मुताबिक हैं या नहीं। अच्छा, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। हाँ, ये पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जरूरी है। इससे इन्वेस्टर्स, सरकार और आम जनता का सिस्टम में भरोसा बना रहता है। भरोसे के लिए जरूरी। और ये वित्तीय गड़बड़ियों या फ्रॉड को पकड़ने में भी मदद करते हैं। बिल्कुल। और इस लिस्ट का आखिरी शब्द है मिलेनियम, सहस्राब्दी। मिलेनियम। नोट्स के अनुसार 1000 साल की अवधि। हाँ, ये समय को मापने की एक बड़ी इकाई है। 1000 years। इसका इस्तेमाल कब होता है ज्यादातर? जब हम इतिहास की लंबी अवधियों की बात करते हैं या भविष्य के बारे में बड़े पैमाने पर सोचते हैं, जैसे नई सहस्राब्दी की शुरुआत। हाँ, Y2K वाला टाइम। हाँ, बिल्कुल। ये हमें समय के विशाल विस्तार का एहसास कराता है और हिस्टोरिकल बदलावों को समझने में मदद करता है। तो ये थे कुछ शब्द। हर शब्द अपने आप में एक विचार, एक कॉन्सेप्ट या एक प्रोफेशन को समेटे हुए है। हाँ, इनफॉलेबल के आदर्श से लेकर जियोलॉजिस्ट के धरती के ज्ञान तक काफी विविधता है। बिल्कुल। अब चलिए कुछ मुहावरों यानी इडियम्स पर नजर डालते हैं। ये भाषा को और भी ज्यादा रंगीन बना देते हैं। हाँ, इडियम्स तो मजेदार होते हैं। पहला है कम, रेन और शाइन। नोट्स में इसका मतलब लिखा है किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल। ये मुहावरा दिखाता है पक्का इरादा या कमिटमेंट। जब कोई कहता है कि वो कोई काम कम रेन और शाइन करेगा, तो मतलब है कि चाहे कैसी भी मुश्किल आए, वो अपना वादा निभाएगा। मतलब कुछ भी हो जाए, वो काम होकर रहेगा। एग्जैक्टली। इसमें एक तरह की अटूट लगन का भाव है। अच्छा। मतलब पक्का इरादा। यस। अगला है कम टू लाइट। नोट्स कहते हैं प्रकट होना, सार्वजनिक रूप से ज्ञात होना। हाँ, किसी चीज का सामने आ जाना। मतलब कोई छिपी हुई बात। हाँ, इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई छिपी हुई बात, कोई राज या कोई सच्चाई अचानक सबके सामने आ जाती है। जैसे किसी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई स्कैम कम्स टू लाइट। अच्छा। या कोई पुरानी चिट्ठी मिलने से कोई फैमिली सीक्रेट कम्स टू लाइट। अच्छा, इसमें अचानक पता चलने का भाव है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ये वाला सुनने में मजेदार लगता है। कूल एज अ क्यूकम्बर। हाँ, नोट्स कहते हैं घबराया हुआ या भावुक नहीं, शांत रहना। हाँ, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि खीरा तो ठंडा होता है। सही में। इस मुहावरे का मतलब है किसी तनावपूर्ण या मुश्किल स्थिति में भी एकदम शांत और कंपोज्ड रहना, जहाँ बाकी लोग शायद घबरा जाएं। बिल्कुल। जहाँ दूसरे लोग घबरा रहे हों, परेशान हों, वहाँ कोई व्यक्ति अगर कूल एज अ क्यूकम्बर है, तो मतलब वो पूरी तरह नियंत्रण में है। जैसे कोई खिलाड़ी बड़े मैच में। परफेक्ट उदाहरण। बड़े मैच के प्रेशर में भी शांत रहना। ये तो कमाल की क्षमता है। फिर है कूल योर हील्स। कूल योर हील्स। नोट्स इसका अर्थ बताते हैं इंतजार करवाया जाना, अनिच्छा से किसी चीज या व्यक्ति का इंतजार करना। क्या इसका मतलब आराम करना नहीं है? यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। सुनने में लगता है शायद आराम करने को कह रहे हैं। हाँ, मुझे भी यही लगा था। लेकिन जैसा नोट्स इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक उल्टा है। कूल योर हील्स का मतलब है कि आपको इंतजार करने पर मजबूर किया जा रहा है। ओहो। और अक्सर ये इंतजार झुंझलाहट भरा होता है। अच्छा, मतलब जबरदस्ती का इंतजार। हाँ, जैसे किसी बड़े अफसर से मिलने के लिए आपको बाहर घंटों बिठाकर रखा जाए तो आप कहेंगे
I had to cool my heels for hours. इसमें एक बेबसी और खींच का भाव है। ओहो, ये तो बिल्कुल अलग मतलब निकला। अगला है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। हाँ। नोट्स कहते हैं बहुत महंगा। ये सुनने में बहुत नाटकीय है। बिल्कुल नाटकीय है और यही इसका पॉइंट है। ये एक हाइपरबली है, मतलब अतिशोक्ति। अच्छा, जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, उम्मीद से कहीं ज्यादा, तब इस मुहावरे का इस्तेमाल होता है। जैसे कोई कहे, अरे वाह, नई कार खरीदी। हाँ, तो जवाब हो सकता है या इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मतलब बहुत महंगी पड़ी होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ कीमत नहीं बल्कि उस कीमत के बहुत ज्यादा होने का एहसास भी देता है। ठीक है, यानी हद से ज्यादा महंगा। बिल्कुल। अब काउच पोटैटो। काउच पोटैटो, ये शब्द तो आजकल बहुत सुनने को मिलता है ना? हाँ, बिल्कुल, बहुत कॉमन हो गया है। नोट्स के अनुसार एक आलसी व्यक्ति, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा टेलीविजन देखता है। हाँ, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़ा मुहावरा है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो अपना ज्यादातर खाली समय सोफे पर बैठकर टीवी या स्क्रीन देखते हुए बिताता है और फिजिकल एक्टिविटी कम करता है। एग्जैक्टली, शारीरिक रूप से काफी निष्क्रिय। इसमें आलस्य और थोड़ी निष्क्रियता का भाव है। लगता है ये शब्द टीवी के बहुत पॉपुलर होने के बाद आया होगा। हाँ, बिल्कुल, भाषा ऐसी तो बदलती है समय के साथ। दिलचस्प है। अगला है क्रॉस योर फिंगर्स। क्रॉस योर फिंगर्स। नोट्स में है आशा करना कि चीजें उस तरह से होंगी जैसे वे चाहते हैं। ये तो हम करते भी हैं, उंगलियां क्रॉस करते हैं। हाँ, ये जेस्चर और मुहावरा दोनों ही बहुत आम है। कब करते हैं हम ऐसा? जब हम चाहते हैं कि कोई चीज अच्छी हो, हमारी इच्छा पूरी हो या किस्मत साथ दे, तो हम कहते हैं लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स। ये अनिश्चित स्थितियों में अच्छी उम्मीद या शुभकामना व्यक्त करने का एक तरीका है, जैसे एग्जाम रिजल्ट का इंतजार करते हुए या इंटरव्यू से पहले। बिल्कुल। और इस लिस्ट का आखिरी मुहावरा है क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। हाँ, ये भी काफी प्रैक्टिकल है। नोट्स कहते हैं किसी चीज से तभी निपटना जब आवश्यक हो, किसी समस्या से तब निपटना जब वह उत्पन्न हो। क्या इसका मतलब है कि भविष्य की चिंता अभी से ना करें? बिल्कुल, ये मुहावरा एक तरह का लाइफ फिलॉसफी सुझाता है। कैसे? इसका मतलब है कि भविष्य में आने वाली पॉसिबल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जब वह समस्या वाकई सामने आएगी, तब उससे निपटने का तरीका सोचना चाहिए। ये हमें प्रेजेंट पर फोकस करने को कहता है। हाँ, और बेवजह की चिंता से बचने की सलाह देता है। जैसे अगर कोई कहे, अगर प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा? तो दूसरा कह सकता है लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। अभी से क्यों टेंशन लेना? वाह, तो ये थे कुछ मुहावरे। ये वाकई बातचीत को कितना ज्यादा जीवंत और अर्थपूर्ण बना देते हैं ना? बिल्कुल, ये सीधे मतलब से कई ज्यादा भावनाएं, स्थितियां और यहाँ तक कि लाइफ लेसन्स भी व्यक्त कर देते हैं। तो आज की इस बातचीत में हमने अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्दों और मुहावरों की दुनिया में एक तरह से गोता लगाया। हाँ, इनफैलिबल की अचूकता के विचार से लेकर, हाँ, कूल एज अ क्यूकम्बर वाले शांत स्वभाव तक, और कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग जैसी महंगी चीजों की फीलिंग से लेकर क्रॉस दैट ब्रिज वाली प्रैक्टिकल सलाह तक काफी कुछ कवर किया। ये समझना जरूरी है, जैसा हम कह रहे थे, कि भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है। शब्द और मुहावरे हमारी संस्कृति, इतिहास और सोचने के तरीके को भी दिखाते हैं। जैसे काउच पोटैटो वाला उदाहरण था। बिल्कुल, वो दिखाता है कि समाज में टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल कैसे बदल रही है। इन बारीकियों को समझने से न केवल हमारी वोकैबुलरी अच्छी होती है, बल्कि हमारी समझ और अभिव्यक्ति भी गहरी होती है। एग्जैक्टली। हम भाषा की ताकत और उसके कल्चरल कनेक्शन को ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। उम्मीद है ये चर्चा उन सभी के लिए फायदेमंद रही होगी जो अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहते हैं या बस भाषा की इन परतों को समझने में रुचि रखते हैं। और यहाँ एक सोचने वाला सवाल उठता है। क्या? हमने देखा कि काउच पोटैटो जैसे मुहावरे शायद एक खास दौर की देन है। हाँ। तो क्या समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और समाज बदलेंगे, इन शब्दों और मुहावरों के अर्थ या प्रयोग भी बदलेंगे? हो सकता है। क्या भविष्य में कूल एज अ क्यूकुम्बर का वही मतलब रहेगा, या कोई नया मुहावरा काउच पोटैटो की जगह ले लेगा जो शायद किसी नई तकनीक से जुड़ा हो? ये तो सोचने वाली बात है। भाषा का ये निरंतर विकास, ये अपने आप में एक दिलचस्प खोज का विषय है। आगे भी इस पर बात की जा सकती है।